जब सुबह झुनिया वहां पहुंची तो बंगला रात की उमस में लिपटा हुआ गर्मी में उबल रहा था। सुबह 7 बजे की धूप में तलखी थी। वह तलखी उसे मेम साहब की तल्ख जबान की याद दिला रही थी। बाहरी गेट खोलकर वह जैसे ही अहाते में आई, भीतर से कुत्ते के भौंकने की भारी भरकम आवाज ने उसके कानों में जैसे पिघला सीसा डाल दिया। उंगलियों से कानों को मलते हुए वह बंगले के दरवाजे पर पहुंची। घंटी बजाने से पहले ही दरवाजा खुल चुका था। तुम रोज देर से आ रही हो, ऐसे नहीं चलेगा। सुबह बिना मेकअप के मेम साहब का चेहरा उनकी चेतावनी जैसा ही भयावह लगता था। बच्ची बीमार थी। उसने अपनी विवश आवाज को छिपकली की कटी पूंछ सी तड़पते हुए देखा। रोज एक नया बहाना। मेम साहब ने उसकी विवश आवाज को ठोकर मारकर परे फेंक दिया। वह वहीं किनारे पड़ी कांपती रही। सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, कमरों की सफाई होनी है, कपड़े धुलने हैं। हम लोग क्या तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे कि कब महारानी जी प्रकट होंगी और कब काम शुरू होगा? हम्म। मेम साहब की नुकीली आवाज ने उसके कान छलनी कर दिए। वह चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी, पर वह मेम साहब की कंटीली निगाहों का अपनी पीठ में चुभना महसूस कर रही थी, जैसे वे मारक निगाहें उसकी खाल चीर कर उसके भीतर जा चुभेंगी। जल्दी ही वह झूठे बर्तनों के अंबार से जूझने लगी। सुन झुनिया! मेम साहब की आवाज ड्राइंग रूम को पार करके रसोई तक पहुंची और वहां उसने एक कोने में दम तोड़ दिया। झूठे बर्तनों के अंबार के बीच उसने उस आवाज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे बाहरी हो गई है क्या? जी मेम साहब। ध्यान से बर्तन धोया कर। क्रॉकरी बहुत महंगी है। कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। कुछ भी टूटा तो तेरी पगार से पैसे काट लूंगी, समझी? उसे मेम साहब की आवाज किसी कटहे कुत्ते के भौंकने जैसी लगी। जी मेम साहब। ये बड़े लोग थे, साहब लोग थे, कुछ भी कह सकते थे। उसने कुछ कहा तो उसे नौकरी से निकाल सकते थे, उसकी पगार काट सकते थे। उसने सोचा, क्या बड़े लोगों को दया नहीं आती? क्या बड़े लोगों के पास दिल नाम की चीज नहीं होती? क्या बड़े लोगों से कभी गलती नहीं होती? बर्तन साफ कर लेने के बाद उसने फूल झाड़ू उठा लिया ताकि कमरों में झाड़ू लगा सके। बच्चे के कमरे में उसने जमीन पर पड़ा खिलौना उठाकर मेज पर रख दिया। तभी एक नुकीली नकछड़ी आवाज उसकी छाती में आ धंसी। तूने मेरा खिलौना क्यों छुआ, डर्टी डम्बो? मोरोन! ये मेम साहब का बिगड़ा हुआ 8 साल का बेटा जोजो था। वह हमेशा या तो मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता या टीवी पर कार्टून देखता रहता। मेम साहब या साहब के पास उसके लिए समय नहीं था, इसलिए वे उसे सारी सुविधाएं दे देते थे। वह एसी बस में बैठकर किसी महंगे स्कूल में पढ़ने जाता था। कभी कभी देर हो जाने पर मेम साहब का ड्राइवर उसे मर्सिडीज गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाता था। जुनिया का बेटा मुन्ना जोजो के स्कूल में नहीं पढ़ता था, वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हालांकि मुन्ना अपना भारी बस्ता उठाए पैदल ही स्कूल जाता था, उसका चेहरा किसी खिले हुए फूल सा था। जब वह हंसता तो जुनिया की दुनिया आबाद हो जाती। पेड़ों की डालियों पर चिड़ियां चहचहाने लगती, आकाश में इंद्रधनुष उग आता, फूलों की क्यारियों में तितलियां उड़ने लगती, कंक्रीट जंगल में हरियाली छा जाती। मुन्ना एक समझदार लड़का था। वह हमेशा माँ की मदद करने के लिए तैयार रहता। हाथ में झाड़ू लिए हुए जुनिया ने दरवाजे पर दस्तक दी और साहब के कमरे में प्रवेश किया। साहब रात में देर से घर आते थे और सुबह देर तक सोते रहते थे। महीने में ज्यादातर वे काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते थे। जुनिया की छठी इंद्रिय जान गई थी कि साहब ठीक आदमी नहीं थे। एक बार मेम साहब घर से बाहर गई थी तो साहब ने आंख मारकर उससे कहा था, जरा देह दबा दे, पैसे दूंगा। जुनिया को वह किसी आदमी की नहीं, किसी नरभक्षी की आवाज लगी थी। साहब के शब्दों से शराब की बू आ रही थी। उनकी आंखों में वासना के डोरे उभर आए थे। उसने मना कर दिया था और कमरे से बाहर चली गई थी। पर उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह मेम साहब को यह बता पाती। कहीं मेम साहब उसी को नौकरी से निकाल देती तो? ये बात उसने अपने रिक्शा चालक पति को भी नहीं बताई थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। ये सब सुनकर उसका दिल दुखता। झाड़ू मारना खत्म करके अब वह पोंछा मार रही थी। ए, इतना गीला पोंछा क्यों मार रही है? कोई गिर गया तो? मेम साहब की आवाज किसी आदमखोर जानवर से हाथ लगाए बैठी होती।
उसे जरा सी गलती होते ही वह उस पर टूट पड़ती और उसे नोच डालती। अब गंदे कपड़ों का एक बहुत बड़ा गट्ठर उसके सामने था। कपड़े बहुत गंदे धुल रहे हैं आजकल। यह साहब थे। दबे पांव उठकर दृश्य के अंदर आ गए थे। उसने सोचा, अगर उस दिन उसने साहब की देह दबा दी होती तो भी क्या साहब आज यही कहते। ये सोचते ही उसके मुंह में एक कसैला स्वाद भर गया। ये लोग होते ही कामचोर हैं। मेम साहब का उससे जैसे पिछले जन्म का बैर था। बर्तन भी गंदे धोती है, ठीक से काम कर वरना पैसे काट लूंगी। यह आवाज नहीं थी, धमकी का जंगली पंजा था जो उसका मुंह नोच लेना चाहता था। झुनिया के भीतर विद्रोह की एक लहर सी उठी। वह चीखना चिल्लाना चाहती थी। वह इन साहब लोगों को बताना चाहती थी कि वह पूरी ईमानदारी से ठीक से काम करती है, कि वह कामचोर नहीं है। वह झूठे इल्जाम लगाने के लिए मेम साहब का मुंह नोच लेना चाहती थी, लेकिन वह चुप रह गई। एक चूहा मेम साहब की निगाहों से बचकर कमरे के एक कोने से दूसरे कोने की ओर तेजी से भागा, लेकिन झुनिया ने उसे देख लिया। अगर रात में सोते समय यह चूहा मेम साहब की उंगली में काट ले तो कितना मजा आएगा, उसने सोचा। मेम साहब चूहे को नहीं डांट सकती, उसकी पगार नहीं काट सकती, उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती। इस ख्याल ने उसे खुश कर दिया। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी होती है। उसने सोचा, सुन, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, काम ठीक से खत्म करके जाना, समझी। मेम साहब ने अपनी गुस्सैल आवाज का हथगोला उसकी ओर फेंकते हुए कहा, सुनो जी, देख लेना जरा। ये सलाह साहब के लिए थी। काम खत्म करके वह चलने लगी तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में खड़े साहब न जाने कब से उसकी देह को गंदी निगाहों से घूर रहे थे। सकुचाकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू और कसकर अपनी छाती पर लपेट लिया और बाहर अहाते में निकल आई। पर उसे लगा जैसे साहब की वासना भरी आंखें उसकी पीठ से चिपक गई हैं। उसे घिन महसूस हुई। यहां तो हर घर में एक आसाराम था। सुनो, शाम को जल्दी आ जाना और मुझसे अपनी पगार ले जाना। साहब की वासना भरी आवाज जैसे उसकी देह से लिपट जाना चाहती थी। उसे लगा जैसे यह घर नहीं, किसी अंधेरे कुएं का तल था। उसका मन किया कि वह यहां से कहीं बहुत दूर भाग जाए और फिर कभी यहां नहीं आए। लेकिन तभी उसे अपनी बीमार बच्ची याद आ गई। उसकी महंगी दवाइयां याद आ गईं और रसोई में पड़े खाली डिब्बे याद आ गए।